बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको मानव भूगोल का 7वां चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट। अपन फर्स्ट यूनिट में ही चल रहे हैं अभी। इससे पहले अपन पढ़ रहे थे मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध को, जिसमें अपन ने 3 तरह के सामंजस्य पढ़े थे मानव और वातावरण के संबंध में: निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद प्रकृति प्रभावशाली मानते हैं और मनुष्य को गौण मानते हैं। संभववादी विचारधारा मनुष्य को प्रथम स्थान मानते हैं और पर्यावरण को गौण मानते हैं। और नवनिश्चयवाद, जिसका उदय ब्रिटेन में हुआ, वो ये मानते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच में सह संबंध है, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। प्रकृति ने सीमाएं दी हैं और मनुष्य ने उन सीमाओं का प्रयोग करके विकास किया है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे मानव प्रजातियाँ। मानव प्रजातियाँ, जातियाँ और प्रजातियाँ अपन सुनते हैं, लेकिन अपना आज का चैप्टर है प्रजातियाँ। प्रजातियों से मतलब है कि शारीरिक बनावट के अनुसार मानव का अध्ययन। कुछ लोग, किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के बाल सीधे हैं, किसी प्रजाति के बाल लहरदार हैं, किसी प्रजाति की आंखें बड़ी हैं, किसी प्रजाति की आंखें गोल हैं, किसी प्रजाति की आंखें लंबी और पलक छोटी है, किसी के शोल्डर्स मजबूत हैं, किसी प्रजाति के पैर मजबूत हैं, किसी के त्वचा का रंग श्वेत है, किसी का पीला है, किसी का गहरा रंग है। तो बहुत सारे शारीरिक जो संरचना में अंतर है, उस अंतर के आधार पर हम मानव का अध्ययन है, इसी को हम प्रजाति कहते हैं। प्रजाति शब्द का जो सबसे पहले, अगर हम जिसको इंग्लिश में रेस बोलते हैं, RACE, रेस, रेस का मतलब है रेसिस, ह्यूमन रेसिस। तो इस शब्द का प्रयोग फॉक्स ने सबसे पहले अपनी पुस्तक में किया था, रेस का शब्द। लेकिन जो रेस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इटालियन शब्द है RAZZA, रज़्ज़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिवार या नस्ल, ब्रीड से होता है। यानी कि जो प्रजातियां हैं, वह प्रजाति का संबंध जो है नस्ल से है, ब्रीड से है। इससे नहीं है कि उनकी चारित्रिक विशेषता कैसी है, उनका खान पान कैसा है, या फिर उनकी सभ्यताएं कैसी हैं। इस आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण ना होकर, बल्कि वो दिखते कैसे हैं, शारीरिक रूप से उनको अपीयरेंस कैसी है, इस आधार पर जो वर्गीकरण है उसे हम प्रजाति कहते हैं। यानी कि प्रजाति एक नस्ल से दूसरे, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे, अपने वंशानुक्रम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवाहित होती है। क्रोबर के अनुसार प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। ये आनुवंशिक समूह है जो नस्ल, जनांकिक लक्षण तथा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। यानी कि ये सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि कैसी है? ये वंशानुगत, एक से दूसरे के अंदर, अपने शरीर के अंदर शारीरिक बनावट में जो अंतर आ रहा है, उसको हम प्रजाति कहते हैं। हबल के अनुसार मानव प्रजाति क्या है? मानव प्रजाति समूह का वह वृहद समुदाय है जिसके अंतर विशिष्ट आनुवंशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। यानी कि हबल ने क्या कहा है कि किसी भी मानव समूह का, कि बहुत बड़े ग्रुप में एक जैसे शारीरिक लक्षण अगर पाए जाते हैं तो वो प्रजाति कहलाती है। किसी, जैसे अफ्रीका के कुछ बहुत बड़े क्षेत्र में जिनका रंग गहरा है, त्वचा का रंग गहरा है, बाल
घुंघराले नाक चपटी है, यानी कि बहुत बड़ा समूह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही परिवार में 3 तरह के लोग होते हैं, एक बच्चा काला, एक बच्चा गोरा, तो अपन ये नहीं कहेंगे वो निग्रो है और वो ऑस्ट्रेलियन है। तो एक बड़ा समूह हो जिसमें कि शारीरिक लक्षणों का एक जैसा समावेश हो, उसको हम प्रजाति कहते हैं। हैडन क्या कहते हैं? हैडन के अनुसार प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती है। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग उसकी दूसरी प्रजाति के लक्षणों के योग से भिन्न होता है। यानी कि प्रजाति शब्द जो है क्या है, एक विशेष समूह के विशेष तरह के लोगों के लिए प्रजाति शब्द होगा जिनकी शारीरिक विशेषताएं के आधार पर उसको हम प्रदर्शित करते हैं। और एक ग्रुप का शारीरिक विशेषताएं दूसरे ग्रुप के शारीरिक विशेषताओं को अलग करती हो, उसे हम प्रजाति कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा? ग्रिफिथ टेलर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ये रहने वाले तो इंग्लैंड के थे, पर ये चले गए थे ऑस्ट्रेलिया में। नव निश्चयवाद के जनक है ये। कौन है ये? नव निश्चयवाद के जनक है ग्रिफिथ टेलर। हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी इनकी मुख्य पुस्तक है। तो उन्होंने क्या लिखा? मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? कि मानव प्रजाति नस्ल को, ब्रीड को प्रदर्शित करती है, ना कि सभ्यता को। हम ये नहीं कह सकते हैं कि निग्रो जो लोग हैं वह उनकी चारित्रिक विशेषता कैसी होगी, वो कैसे आवास में रहेंगे, हमें नहीं मतलब है। हमें सिर्फ किससे मतलब है कि निग्रो लोगों का शारीरिक बनावट कैसी है, वो उनकी लंबाई कितनी है, उनका सिर का आकार कितना है, नाक कैसी है, उनके बाल कैसे, उनकी त्वचा का कलर कैसा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस प्रकार के एजुकेशन है, वो कैसे आर्टिस्ट हैं, उनके संगीत का क्या उनमें वो है, शिक्षा का स्तर क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से मानव भूगोल जो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रजातियों में हमने ये समझा है कि प्रजातियां जो है उसका संबंध होता है हमारे बाहरी शारीरिक लक्षणों से। हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रजाति से कोई मतलब नहीं है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि जातियां और प्रजातियां, यानी कि अब हम ये समझ सकते हैं कि मानव जातियां और प्रजातियां दोनों एक दूसरे से पूर्णतया अलग है। जातियों का संबंध सभ्यता और संस्कृति से है, प्रजातियों का संबंध जो है हमारे बाहरी शारीरिक बनावट से है। किसी भी हमारे बाहरी लक्षण कैसे दिखाई देते हैं उस आधार पर सभ्यताओं का, उस आधार पर हम प्रजातियों को सब पढ़ते हैं। तो हमारे जो विश्व में जितने भी हम पढ़ते हैं निग्रो, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलियड, मंगोलियड, ये प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों के विकास में कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई। हम इस चीज़ के लिए एकमत नहीं है। जैसे टेलर महोदय कहते हैं मध्य एशिया में मानव की उत्पत्ति हुई, गुहा जी कहते हैं कि हिमालय के आसपास जो है मानव की उत्पत्ति हुई। तो इसमें हम मतज्ञ नहीं हैं, लेकिन हम मानव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित होता रहा है। जैसे वो मध्य एशिया में हुआ, उसके मध्य एशिया में उसने रहना शुरू किया, मध्य एशिया से वो बाहर की तरफ उसने स्थानांतरण किया। तो उसके जहाँ जहाँ वो गया वहाँ उसने एनवायरनमेंट से लिया, अपने शरीर पर उसका प्रभाव परिलक्षित होता चला जाता है। तो ऐसे बहुत से कारक हैं जो कि पर्यावरण और जो कि मानव प्रजातियों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके अपने से इस आधार पर हमने बहुत सारे वर्गीकरण कर रखे हैं। जैसे पहला है ग्रंथि स्थानांतरण की प्रवृत्ति। जैसे मानव जहाँ भी उसने अपना रहना स्टार्ट किया था, क्योंकि मानव बुद्धिजीवी था, तो वो आखेट की खोज में या फिर रहने के लिए
या बदलाव के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहे हैं। तो जैसे पहले वो गर्म इलाके में थे, स्थानांतरित होकर वो ठंडे इलाके में चले गए। तो गर्म इलाके में थे तो उनके शरीर के ऊपर गर्म इलाकों का प्रभाव था, लेकिन ठंडे क्षेत्र में चले गए तो उनके ऊपर धीरे धीरे ठंडे क्षेत्रों का जो प्रभाव था उनके शरीर के ऊपर आता गया। यानी कि मानव जहाँ भी गया वहाँ पर उसके शरीर के ऊपर बाहरी प्रभावों का बाहरी जो वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा होगा। तो जहाँ भी गया वो उसने अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को समायोजित कर लिया। ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो गए तथा उनके शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा उसको समायोजन करना पड़ेगा। फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया, तो वहाँ पर कैसा भौतिक वातावरण था और जहाँ वो नए स्थान पे गया वहाँ का कैसा भौतिक वातावरण था। तो कुछ विशेषताएं उनके शरीर से विलुप्त होती चली गई और कुछ नई विशेषताएं उनके शरीर के अंदर डेवलप होती चली गई। जैसे अगर आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे अपने भारत में थारू एक ट्राइब है, जनजाति है, जो कि अपने तराई बेल्ट में रहती है, जो कि बिहार है, उत्तराखंड है, यूपी है और नेपाल में थारू प्रजाति के लोग रहते हैं। तो थारू प्रजाति के लोग जो है ऐसा मानते हैं कि इनको मलेरिया नहीं होता है, जबकि आपको पता है ना तराई बेल्ट का मतलब है जहाँ पर नदियाँ नीचे उतरती हैं, उनका ढाल कम हो जाता है तो नदियों का पानी फैल जाता है, तो हमेशा वहाँ पर दलदल बनी रहती है। दलदल के कारण वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक मच्छर जो होते हैं, जैसे एनाफिलिस मच्छर भी होता है, तो वहाँ पर मलेरिया के मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। सामान्य व्यक्ति वहाँ जाके अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले थारू प्रजाति के लोगों को मलेरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका शरीर जो है उसने एडेप्ट कर लिया इस चीज़ को, प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर ने बना ली है ना, कि उसका मनुष्य जो वहाँ के लोग जो वहाँ के रहने वाले ट्राइब्स थी उनके शरीर के अंदर ऑटोमेटिक ये हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, समायोजन हो गया कि वो मच्छर काटेगा तो उसके मलेरिया नहीं होगा। तो इसका कारण क्या है कि जो ये प्लाज्मोडियम होता है ना, ये जिसमें एनाफिलिस मच्छर का जो लार्वा होता है उसको प्लाज्मोडियम उसमें रहता है, मानव शरीर के उसमें रहता है, हीमोग्लोबिन में रहता है। तो उसके जो जहाँ ये रहता है वहाँ वह सामान्य मनुष्य का जो उसका आकार बड़ा होता है प्लाज्मोडियम का, और इसमें यहाँ पर जो लोग रहते हैं थारू, उसका आकार सिकुड़ता इतना सिकुड़ गया कि एनाफिलिस मच्छर के लार्वा जो है का जो प्रभाव होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों को मतलब मलेरिया नहीं होता है। किसके कारण? अब यही जैसे थारू हैं, अगर ये जाकर के किसी दूसरे क्षेत्र में रहना स्टार्ट कर देते हैं, मैं तराई बेल्ट को छोड़ करके ये अफ्रीका में जाके रहना शुरू कर दे जहाँ बहुत गर्म जलवायु है, तो क्या होगा? इसका जो ये गुण है, ये विशेषताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर जाकर दूसरी उसकी बीमारियाँ शुरू हो जाएगी और हो सकता है इसको मलेरिया से लड़ने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। धीरे धीरे, एकदम से नहीं, कुछ पीढ़ियों में जाकर के ये गुण उसका जो है समाप्त हो जाएगा। तो स्थानांतरण के कारण भी मानव प्रजातियों की शारीरिक बनावटों में अंतर आता है। ग्रंथि रस का मतलब हार्मोन्स। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जो तरह तरह के हार्मोन्स या ग्रंथि रस को स्रावित करती हैं, जो कि हमारे शरीर के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि है, एड्रिन ग्रंथि है, इंसुलिन ग्रंथियाँ हैं, ये बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं जो कि हमारे तरह तरह के हार्मोन्स निकालते हैं, हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को मैनेज करती हैं। तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये भी हमारे बाहरी वातावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि